Please have your seat. Can we have you? Yes. Thank you. So, Anju ma'am, good morning. How are you? Good morning, sir. I am fine. Okay. Please introduce yourself to the panel. जी सर। सर्वप्रथम तो आप सभी को धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आप जैसे विद्वानों के सामने अपने बारे में कुछ बोल पा रही हूँ। मेरा नाम अंजू गुप्ता है। मैं चंडीगढ़ की निवासी हूँ। मेरा जन्म राजस्थान के अलवर जिले के बहुत ही छोटे से गांव भिंडूसी में हुआ है तथा मेरी स्नातक तक की शिक्षा मैंने राजस्थान से ही प्राप्त की है। इसके पश्चात मेरा विवाह हरियाणा में हो जाने के बाद भी मैंने अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए शिक्षा स्नातक की डिग्री मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से पूर्ण की है तथा मैंने अपनी पराय स्नातक हिंदी विषय से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से पूर्ण की है। शिक्षा में मेरी अन्य उपलब्धियां हैं। मैंने अपना जो हरियाणा पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, पीजीटी तथा पीजीटी लेवल दोनों अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। इसके साथ ही मैंने सीटेट के जो टीजीटी है वो 2 बार मैंने उत्तीर्ण किया है तथा पीआरटी भी मैंने 1 बार अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया है। अध्यापन कार्य के साथ साथ मुझे देशभक्ति संगीत सुनना, भजन सुनना तथा लेखन कार्य में रुचि है। इसके साथ ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने माता पिता की परछाई हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है वो मुझे मेरे पिताजी से प्राप्त हुआ है तथा मेरे अंदर जो मेहनत करने का गुण है वो मुझे मेरी माताजी से प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही जो केंद्रीय विद्यालय है उसकी संस्कृति से मैं अत्यधिक प्रभावित हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक ताउम्र हिस्सा बनकर रहने की मेरी इच्छा है। केंद्रीय विद्यालय संस्कृति के बारे में क्या जानते हो आप? जी सर केंद्रीय विद्यालय संस्कृति के बारे में मैंने थोड़ी वीडियो वगैरह देखी है यूट्यूब पर। तो मैंने जाना कि उनका जो दिनचर्या है पूरे दिन की वो बहुत ही अच्छी है। उसमें सुबह जब असेंबली होती है तो वहाँ पर पूरा जैसे पूरे जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके साथ असेंबली होती है। इसके साथ ही हर दिन कुछ नया सिखाया जाता है। वहाँ पर मंच संचालन भी किया जाता है अध्यापकों के द्वारा तथा बच्चों को भी आगे लाने का प्रयास किया जाता है। असेंबली को हिंदी में क्या बोलेंगे? सर प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा। सर शायद। ठीक है, ये बताओ मुझे, जो गुण संधि होती है वो क्या होती है? सर गुण संधि के अंतर्गत जो आ है और जो आ और ई और ऊ के साथ मिलकर ओ और ए और औ बनाते हैं। एक उदाहरण दीजिए गुण संधि का। जैसे कि महोदय है तो महा जमा उदय, तो इसमें आ और ऊ ने मिलकर ओ बनाया है। संधि वैसे 3 प्रकार की होती है। जी सर। बताना कौन कौन सी है? सर संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। जी सर। नाम बताओ। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। सर्वप्रथम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यण संधि का एक उदाहरण दीजिए। जी सर, यण संधि का उदाहरण होगा इत्यादि, इति जमा आदि। अगर माना कि मैंने प्रतिदिन बोला है तो इसमें कौन सी संधि है? प्रतिदिन, प्रति जमा दिन। अगर मैं नायक बोलता हूँ तो नायक में कौन सी संधि है? सर नायक में अयादि संधि होगी। और अगर मैं निरर्थक बोलता हूँ तो? निर्जमा अर्थक। निरर्थक सर इसमें शायद निर्जमा अर्थक, निरर्थक अरे बन रहा है, शायद गुण संधि होगी। विसर्ग संधि है इसमें। अगर मैं जगदीश बोलता हूँ तो जगदीश में कौन सी संधि है? जगजमादीश। अगर दिग्गज बोलता हूँ मैं, दिग्गज में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि होगी सर। दिग्गज। हाँ ठीक है। उल्लास में? उत्जमालास, इसमें भी व्यंजन संधि होगी सर। ठीक है। अगर मैं तथैव बोलता हूँ तो तथैव में कौन सी संधि होगी? सर तथैव में वृद्धि संधि होगी। इत्यादि में? इत्यादि में यन संधि होगी। और अगर मैं पवन बोलता हूँ तो पवन में कौन सी संधि होगी? सर पवन में अयादि संधि होगी। ठीक है। अब उस संधि के बाद हम थोड़ा सा हिंदी साहित्य के इतिहास पे बात कर लेते हैं। जी सर। मुझे रीतिकाल की प्रवृत्तियां बताओ कि रीतिकाल में क्या प्रवृत्तियां थी? जी सर रीतिकाल जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो तीसरा काल है उसे हम रीतिकाल बोलते हैं। और इसके अंतर्गत अधिकतर लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे। लक्षण ग्रंथ से हमारा अभिप्राय है जो भी काव्य के नियम होते हैं उनको बताते हुए ग्रंथ लिखना। इसके साथ ही इसके अंदर जो मुख्य कवि थे उनको 3 धाराओं में बांटा गया है, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि तथा रीतिबद्ध कवि। जो भाषा कौन सी थी यहाँ पर? सर यहाँ पे ब्रज भाषा ज्यादा प्रयोग में लाई गई है। उसके अलावा ब्रज ज्यादा थी, उसके अलावा कौन सी थी?
सर उसके अलावा ब्रज भाषा ही ज़्यादा प्रयोग में लाई गई है। इसके अलावा जो हिंदी खड़ी बोली नारियों के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पर? रीति काल में सर नारी को एक तरह से भोग विलास की वस्तु समझा गया है। श्रृंगार पर जो कविताएं थी या दोहे थे वो लिखे गए हैं इसके अंतर्गत। जैसे हमने देखा कि आदिकाल में जो है अपने आश्रयदाताओं का गुणगान करते थे, क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा था? जी सर, ऐसा है यहाँ पर। उदाहरण दीजिए कुछ। जी सर, जैसे कि सर जो कवि थे वो कहीं ना कहीं अपने आश्रयदाताओं के पास रहा करते थे और उनको प्रसन्न करना उनका एक कार्य था। तो उनकी वीरता का उन कवियों के नाम बताओ आप। सर जैसे कि एक कवि है भूषण कवि, जिन्होंने लिखा है, शिवराज भूषण लिखा है। तो उन्होंने अपने जो राजा थे शिवराज, उनका बारे में काफी वर्णन किया है। इसके साथ ही जो बिहारी कवि है वो जयसिंह के यहाँ पर दरबारी कवि थे, तो उन्होंने उनके लिए लिखा है, जयसिंह राजा के लिए। और सर इसके अलावा सर मुझे राजाओं के नाम याद नहीं है। चलो थोड़ा आधुनिक काल के बारे में बता दो कि आधुनिक काल में ये होता है प्रयोगवाद, ऐसे ये आते हैं। क्या चीजें हैं ये सब आधुनिक काल में? सर ये आधुनिक काल के विभिन्न जो भाग हैं वो हैं। आधुनिक काल को सर्वप्रथम भारतेंदु युग से शुरू होता है आधुनिक काल, उसके बाद हमारा द्विवेदी युग आता है, तत्पश्चात छायावादी युग। बस प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में थोड़ा बताओ क्या है? जी सर पहले प्रगतिवाद आता है और उसके बाद में प्रयोगवाद आता है। जो प्रगतिवाद है उसमें मार्क्सवाद से अभिप्रेरित है। वो मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स से? जी सर। समाजवाद सर जो है वो जो समाज में एकता, मतलब समाज जो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है उनकी बराबरी की बात करते हैं। तो मार्क्स के बारे में बात हाँ करते जी हैं? सर। कार्ल मार्क्स के बारे में? जी सर। मार्क्स कौन था कार्ल मार्क्स? सर ये एक तरह से देखे जाए तो जो भारत के नहीं थे, ये विदेश के थे, जर्मन से थे, जर्मन फिलोसोफर सर। था। ऐसे मुझे याद नहीं है। जर्मन का दार्शनिक था कार्ल मार्क्स। सर ये दार्शनिक थे। तो दास कैपिटल लिखी है उसने 1843 के आसपास। सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ जी सर, तो ये मार्क्सवाद से प्रभावित है। प्रगतिवाद जो है वो समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, बटे हुए हैं, उनसे संबंधित इसमें कविताएं लिखी गई है। लेकिन जो प्रयोगवाद है उसमें नए प्रयोग किए गए हैं कविता में, नए उसमें विषय लिए गए हैं, विभिन्न परिस्थितियों से विषय लिए गए हैं, तो वो प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद के जो सबसे प्रेरक कवि हैं वो अज्ञे जी हैं, जिन्होंने तार सप्तक की भी रचना की थी। अज्ञे जी का जो पूरा नाम है क्या है? जी सर, अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अच्छा, एक थे कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र, थे कोई हिंदी में? सर हाँ है कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा किस काल के हैं। काल नहीं पूछ रहा मैं, उनके कुछ निबंध जो आपने पढ़े हो। नहीं सर, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है। केवीएस के बारे में, जैसे आपने केवीएस के लिए अप्लाई किया हुआ है। जी सर। केवीएस की स्थापना कब हुई थी आपको पता है? जी सर, केवीएस की स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुई है। केवीएस का कुछ मोटो है? जी सर। बताइए आपको। जी सर, बताइए। तत्व त्वं पूषण अपावृणु, अर्थात हे सूर्य देवता, हमारे ज्ञान के ऊपर जो अंधकार छाया हुआ है उसको हटाइए। तो आप बच्चों के ऊपर से अंधकार कैसे हटाएंगे और ज्ञान का प्रकाश किस तरीके से जी सर करेंगे? सर जो मेरे अंदर ज्ञान है मैं सर्वप्रथम उसको देना चाहूँगी बच्चों को, और तथा जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसके द्वारा मैं बच्चों से जुड़कर उन्हें पढ़ाकर और उनके जो ज्ञान पर अंधकार छाया हुआ है उसको हटाने का प्रयास करूँगी। आप में कोई वीकनेसेस है सर? कमजोरियां जिसे जी सर। क्या है सर? वीकनेस थोड़ा सा मेरा व्यवहार मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ी सी मैं भावनात्मक रूप से कमज़ोर लगती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बात पर मुझे रोना आ जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो फिर ये आपके लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी फिर जब आप केवीएस में पढ़ाओगी। नहीं सर, क्योंकि बच्चे तो आपको तंग करेंगे। नहीं सर, बच्चों की बात पर नहीं होता है मुझे, बच्चों के जिनका मन साफ होता है उनकी बातों पर नहीं होता है। लेकिन +1 +2 के बच्चे तो पता है ना आपको कैसे बच्चे होते हैं। नहीं सर, वो हैं तो बच्चे ही, उनका मन साफ होता है बच्चों का। जो बड़े हो जाते हैं उसके बाद थोड़ा उनमें। तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी वीकनेस को इसे ओवरकम भी तो करना पड़ेगा। जी सर मैं इसके ऊपर पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने अपने व्यवहार में कमजोरी तो है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी मुझे ऐसा होता है कोई सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है और उसकी बात मुझे बुरी लगी, तो थोड़ी देर के लिए मुझे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को मजबूत महसूस करती हूँ और उस व्यक्ति से दूर हो जाती हूँ या उस परिस्थिति को संभालने के लिए तैयार हो जाती हूँ। NEP 2020 के बारे में आपकी क्या राय है? सर NEP 2020 जो है वो काफ़ी समय के बाद एक नई शिक्षा नीति हमारे देश में आई है, तो इसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ।
तथा इसके साथ ही इसमें जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए काफ़ी ध्यान दिया गया है। जैसे कि जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको पहले उसमें बाल वाटिका में डालने के लिए, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि बच्चे शुरू से ही उनको मतलब कि उनके ऊपर शिक्षा का बर्डन नहीं आएगा, पहले उन्हें खेल के द्वारा सिखाया जाएगा। और इसके साथ ही सर जो इसमें अगर मैं 11वीं 12वीं कक्षा के लिए देखूं तो जो इसमें विषय का चुनाव दिया गया है कि आप किसी भी विषय को जाकर पढ़ सकते हैं। पहले जो हम बंधे हुए थे किसी विषय से, तो वो चीज़ इसमें ख़त्म कर दिया, तो उस चीज़ से मैं बहुत अत्यधिक खुश हूँ। अच्छा, केवीएस में आप पढ़ाने के अलावा और क्या योगदान दे सकते हो अपना? जी सर मैं अध्ययन कार्य के साथ साथ, अध्यापन कार्य के साथ साथ केवीएस में जैसे कि सुबह जो मैंने बताया असेंबली होती है, उसके अंदर मंच संचालन बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। इसके साथ ही सर मैं जो बच्चे हैं उनको लेखन कार्य। अच्छा, असेंबली आप फिर से बोल रहे हो, असेंबली को हम सभा बोल सकते हैं? जी सर। ठीक है। तो सर जो सुबह प्रार्थना सभा होती है उसमें मैं मंच संचालन में योगदान दे सकती हूँ। इसके साथ ही जो मेरे कक्षा के बच्चे हैं उन्हें लेखन कार्य के लिए प्रेरित कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी स्वयं की लेखन कार्य में रुचि है। इसके साथ ही सर जो वहाँ पर। अच्छा, आपका लेखन कार्य में रुचि है, तो आपका कोई जो फेवरेट यानी जो आपका मन पसंदीदा या जो कोई लेखक हो, कोई कवि है, कौन है वो? जी सर लेखकों में मुझे मनपसंद जो है वो प्रेमचंद जी हैं। इसके साथ ही कवि मुझे कबीरदास जी पसंद है। कबीरदास जी के दोहे। अच्छा, एक सुमित्रा नंदन पंत जी हुए थे। हाँ जी सर। कौन थे, कहाँ के थे, क्या हुआ? सर ये सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो छायावाद युग से संबंधित हैं। इनका जन्म 1900 में कौसानी जिले में हुआ था। बिल्कुल उत्तराखंड में हुआ था और 1977 में इनकी डेथ हुई थी। जी सर, मृत्यु हुई थी। हाँ जी सर। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो प्रकृति है उसकी गोद में बैठकर कविताएं लिखी हैं, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, वो पंत जी की कुछ रचनाओं के बारे में बता दो। जी सर पंत जी की एक रचना है पल्लव, युगधारा है, युगवाणी है, और सर इसके साथ ही इनकी रचना मुझे जहाँ तक याद आ रही है जो हमारी 12वीं कक्षा में एक ग्रंथी भी है, सुना आपने? जी सर, ग्रंथी है। ठीक है, तो आपने डेमो प्रिपेयर किया है? जी सर। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हो? सर मीरा के पद। मीरा के पद? हाँ जी ठीक है, पढ़ाओ मीरा बाई को। जी सर। सर कुछ समय के लिए क्या आप सभी मेरे विद्यार्थी? यस जरूर। हाँ जी, धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं सभी? हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर तो और भी अच्छी हो गई हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक कितनी है? आज हमारी दिनांक है 22/4/2023 तथा हमारा कालांक है प्यारे विद्यार्थियों हमारा विषय है आप सभी का पसंदीदा विषय हिंदी। आज का बच्चों उप विषय रहेगा पद्य। तथा आप सभी की कक्षा कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? कक्षा है आपकी कक्षा 11। आज कुल छात्र कितने हैं बच्चों? आज उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है? 40। तथा अनुपस्थित छात्र कितने हैं फिर? 5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आए आज के विषय पर। ठीक है, आज पहले थोड़ी बातें कर ली जाए। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अगर मैं कृष्ण भक्ति धारा की बात करूं तो कौन सी कवियत्री है जिनका नाम आपके मस्तिष्क में सबसे पहले आता है? क्या कोई बताना चाहेगा? किसी का नाम आ रहा है आपके मस्तिष्क में? हाँ, बहुत अच्छे, मीराबाई, है ना। जैसे ही हम कृष्ण भक्ति धारा की बात करते हैं वैसे ही हमारे मस्तिष्क में किसका नाम आता है? मीराबाई का, जो कि एक बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। तो आज हम इन्हीं के पद पढ़ेंगे। किसके पद पढ़ेंगे बच्चों? आज हम मीरा के पद पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, तो सर्वप्रथम हम पहले मीराबाई के बारे में जान ले थोड़ा। देखिए, हम कवि परिचय में देखते हैं। कवि परिचय में आज की हमारी कवियत्री कौन है बच्चों? मीरा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म कब हुआ है?
इनका जन्म हुआ है 1498 ईस्वी में। अब ये देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने कबीर राशि पढ़ाई थी जिनका जन्म था 1398 में। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 1398 में कबीर जी का जन्म है तथा 1498 में मीराबाई का जन्म है तथा इनकी मृत्यु है प्यारे विद्यार्थियों 1546 ईस्वी में। इसके अलावा ये कौन सी धारा की कवि है? सगुन भक्ति धारा की, कृष्ण भक्ति धारा के अंदर आती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आते हैं आज के हमारे पदों के ऊपर। सर्वप्रथम हमारी पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं, आप भी मेरे साथ गाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट है, जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति सोई। यहाँ पर मीरा जी क्या कह रही हैं कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं। अब यहाँ बच्चों गिरधर से हमारा अभिप्राय क्या है, हम साथ में शब्दार्थ देखते चलेंगे बच्चों। सर्वप्रथम हमारा आता है बच्चों गिरधर। गिरधर से अभिप्राय है हमारा गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान ने गिरि को धारण किया था, गिरि को धारण करने वाले। तो यहाँ पे किसके लिए आया है? ये कृष्ण भगवान के लिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और दूसरा शब्द है हमारा गोपाल। गोपाल से हमारा अभिप्राय है गौओं को पालने वाले, तो ये भी श्री कृष्ण भगवान के लिए ही आया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें दो पर्यायवाची भी पता चला, किसके? श्री कृष्ण के। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या कह रही है मीराबाई यहाँ पर कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही है, दूसरों न कोई, इनके अलावा इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पे मोर मुकुट, मोर मुकुट अर्थात मोर की पंखों से बना हुआ मुकुट है, मेरा पति सोई अर्थात वही मेरे पति हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जो मीरा की भक्ति थी वो दाम्पत्य भाव की भक्ति थी, अर्थात वो श्री कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति कर रही है। तो हम यहाँ देखेंगे बच्चों आगे, जब हम इसका भाव पक्ष देखते हैं तो भाव पक्ष के अंदर हम देखते हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, अर्थात ये भाव क्या है। ठीक है। और इसके बाद हम कला पक्ष देखते हैं। कला पक्ष के अंतर्गत हम जो भी दोहे हैं, जो भी पद है, उनको व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। तो भाव पक्ष में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ वो, इसके साथ इनकी जो भक्ति है वो कैसी आ रही है इस दोहे में, दाम्पत्य भाव की भक्ति। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जब हम परमात्मा को अपना पति या पत्नी मानकर भक्ति करते हैं तो उसे दाम्पत्य भाव की भक्ति कहते हैं। ठीक है। दूसरी पंक्तियों में देखिए इसके आगे, छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दई कुल की कानी। ठीक है, इसके थोड़ा कला पक्ष को बता दो, इस जो पढ़ा रहे हो उसका कला पक्ष बता दो क्या है इसमें। सर इसके अंदर एक तो जो शब्द हैं दो बार रिपीट हुआ है, जैसे कि बैकी बैकी है, दो बार उनका पुनरावृत्ति हुई है, जिसमें पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। अच्छा, किसी में दो बार एक शब्द की आवृत्ति होती है तो उसको एक और अलंकार बोलते हैं, कौन सा है? जब दोनों बार अलग अलग हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है, परंतु अगर दोनों बार शब्द भी एक है अर्थ भी एक है तो वहाँ पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है। और एक यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी होता है, वो कौन सा होता है? सर उत्प्रेक्षा अलंकार भी जिसमें आता है जो, जनो, मानो, मनो, अर्थात हम किसी को किसी के जैसा जानते हैं, मानते हैं, सिर्फ वो उसके जैसा है नहीं, सिर्फ हम उसमें एक चीज मानते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। मेरा एक बैठो, ये बैठ जाओ। मेरा क्वेश्चन है आपका कि जैसे हिंदी विषय है, आजकल हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी के प्रति लोगों का जो रुझान है वो कम है, ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं हिंदी, ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हिंदी पे। तो आप हिंदी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाओगे, बहुत ही मतलब रुचिकर बनाना चाहते हो आप, तो कैसे बनाओगे?
सर मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हिंदी भाषा को सरल समझते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम अध्यापकों की गलती है, क्योंकि हम उनकी व्याकरण दृष्टि से उनकी जो कॉपियां हैं उनको देखते नहीं हैं। हम सिर्फ उन्होंने जो लिखा उसको सही करके उसमें नंबर दे देते हैं। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह से उनकी कॉपियां चेक करें तो उन्हें एहसास होगा कि उनकी हिंदी में कितनी कमियां हैं। तो सर्वप्रथम तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उनको व्याकरण की तरफ लेकर जाऊं, जिससे कि उन्हें ये एहसास हो कि हिंदी में भी वो कमजोर है और हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। तो डेमो हुआ, काफी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी हुए आपसे, काफी सारे सवालों का आपने ठीक तरीके से जवाब दिया है। तो अभी जैसे आप जानते हैं कि कंपटीशन बहुत फियर्स है, यहाँ पे पोस्ट है काफी लिमिटेड है और बहुत सारे कैंडिडेट सारे सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली व्हाई वी शुड हायर यू। आप में ऐसी क्या क्वालिटीज है जिसके वजह से वी शुड not look for any more candidates and we should hire you for this post? You have to explain us in next 30 seconds. सर ये मैं मानती हूँ कि सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे अपने विषय में भी। तो इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अपने विषय के अंदर पूरी परिपक्वता से हूँ। इसके साथ ही जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, ज्ञान को बच्चों तक पहुँचाने का तरीका है, मुझे लगता है वो मेरे अंदर एक खूबी है। इसके साथ ही सर जो बच्चे होते हैं उनकी साइकोलॉजी का ज्ञान होना, उनके मनोविज्ञान का ज्ञान होना, वो मुझे भली भांति है और उनके साथ में अच्छे से जुड़कर उन्हें पढ़ा सकती हूँ। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर खूबी है और मैं करवा सकती हूँ। ठीक। मैम इंट्रो ओके था, फिर थोड़ा सा लेंदी लगा मेरे को आज इंट्रो। इतना भी लेंदी मत कर दीजिएगा, थोड़ा इसको देखिए कौन से पॉइंट को इसमें से हम निकाल सकते हैं करके, क्योंकि बहुत विस्तार में बताते गए आप। तो मुझे लगा कुछ टाइम तक मैं एंगेज रहा, लेकिन उसके बाद में फिर शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा बताया गया। सब्जेक्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड काफी अच्छी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस के मैं कह सकता हूं कि आपने अच्छी तरीके से जवाब दिए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा कुछ जनरल भी आपको पूछे गए थे, जैसे केवीएस के बारे में, फिर आपकी वीकनेसेस के बारे में पूछा गया, तो वो भी आपने ठीक तरीके से दिया। डेमो की मैं बात करूं तो डेमो अच्छा था, यस, कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा था, इंटरेक्टिव था, एंगेजिंग था। हैंड राइटिंग भी मुझे काफी नीट एंड क्लीन लगी। ये जो अपने जो कॉलम्स वगैरह जो बनाए कि शब्दार्थ, जो नॉर्मली जैसे पदों में जो शब्द होते हैं उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, उनके अर्थ पता होने चाहिए। जैसे आपने उस शब्द उठा के उनके अर्थ लिखे, फिर भाव पक्ष, कला पक्ष, तो ओवरऑल ये काफी अच्छा ही था, बैलेंस था आपका ये डेमो अगर अच्छा था। वाई वी हायर यू के लिए भी आपने ठीक तरीके से जवाब दिया। तो ओवरऑल मैडम बैलेंस था, अच्छा था, गुड सर। ठीक सर। जैसा कि ओवरऑल बेस्ट था, पर थोड़ा जो मेरे को लगा जो आप अपनी इंट्रोडक्शन देते या फिर जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते थोड़ा सा इधर आइज कंट्रोवर्शियल लग रहा था कि आप किसी ऐसे देख रहे हो सेकंड्स पर, उसको थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं यार, फिर बाकी तो बेस्ट था। मतलब इधर उधर नहीं देख के सामने से जब पैनल्स पे जो बैठे थे उन्हीं को यानी एक यूजर को देख रहे हो, सेकंड पे अपने आई कांटेक्ट मूव कर सकते हो, थर्ड पे कर सकते हो व्हाइल एक्सप्लेनिंग थिंग्स। तो इसी वाला नहीं आप कॉन्फिडेंस लेवल से हो जाता है, बस कहीं बाहर देख लो थोड़ा जी इररिलेवेंट। ठीक है, आपने यहाँ पर एक एस्टेट और सीटेट के बारे में बोला है, तो ये बोलना नहीं है, इररिलेवेंट है ये यहाँ पर बताना। ये इंट्रो में आपने ये बोला है, तभी आपका इंट्रो लेंथी हुआ था। बोर्ड वर्क आपका बहुत अच्छा है डेमो में। और ठीक है, कुछ जैसे मैंने संदीप के क्वेश्चन पूछे थे, तो वहाँ पर अभी संदीप पे थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है एक बार फिर से। उसके अलावा बाकी ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।